हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है इस नए कोर्स में। हमने लास्ट क्लास ये डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट क्लास ये डिस्कस कर लिया था कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे सिलेबस में कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो अकाउंट्स के हमारे इस सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं हमने वो डिस्कस कर ली हैं। और अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ब्रांच अकाउंटिंग। हमारा ये जो पहला चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को एकदम सलीके से और ढंग से, एकदम प्रॉपर मैनर में पढ़ें और जितना प्रैक्टिस हो सकता है आप करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। और हमारी जो ब्रांच अकाउंटिंग की क्लास है उसको फर्दर मूव कराते हैं। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में या हमें मेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, या आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। प्रोबेबली अगर मैं फ़ोन नहीं उठाऊं तो आप अपना नाम और अपने क्लास का नाम लिखकर मैसेज कर देंगे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो क्वेरीज सारी आपके डील हो जाएंगी। आप नो वरीज, वो कहते हैं ना हकूना मताता, इट मीन्स नो वरीज। तो देन हकूना मताता, नो वरीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है। हमने बचपन में कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी, याद है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो किसी अलग सिटी में है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते थे, और दूसरा व्यक्ति जो किसी अलग सिटी में है या किसी अलग प्लेस पर है उसको हम लोग कंसाइनी बोलते थे, और इसको कंसाइनर बोलते थे, या प्रिंसिपल और एजेंट बोलते थे दोनों को। उनको हम लोग मतलब सिटी 1 से सिटी 2 में गुड्स ट्रांसफर होते थे, वो बंदा बेचता था, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करता था और उस बंदे को कमीशन मिलता था। दिस वाज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग थी। अब ब्रांच अकाउंटिंग क्या होती है और उसके क्या मायने हैं वो आपको देखना है। एक बार जरा आप ध्यान दें कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है और उसके क्या मायने हैं। देखिए जरा। आओ, से अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने गुड्स को आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द सिटी सेल करना है। कोई बिजनेसमैन है, उसको अपने गुड्स को आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द सिटी सेल करना है, तो उसको वो उसके पास क्या क्या उपाय होंगे। उसके पास ये पहला उपाय होगा कि भाई वो कंसाइनी एक एजेंट अपना रख सकता है किसी और सिटी में, और उस एजेंट के थ्रू वो गुड्स बिक जाएंगे। तो अगर एजेंट के थ्रू वो गुड्स बिक रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जैसे जैसे वो बिक रहे हैं गुड्स, बिजनेस बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। अब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है एंड कंपनी चाहती है कि उसके कस्टमर्स जो है किसी एजेंट के थ्रू उससे ना मिले, उसके थ्रू डायरेक्टली मिले। तो डायरेक्टली मिले तो इसलिए कंपनी को अपना आउटलेट ओपन करना पड़ेगा। जैसे पतंजलि है, उसके बहुत सारे आउटलेट हैं, रिबॉक है, उसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो अपना खुद का आउटलेट होता है। जैसे कैफे कॉफी डे है, उसके बहुत सारे आउटलेट हैं। तो अपना आउटलेट ओपन करें या अपना ब्रांच ओपन करें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। क्यों ब्रांच ओपन क्यों करेंगे, एजेंट वाले सिस्टम में क्यों नहीं जाएंगे। देखो, जब बिजनेस छोटा होता है तो कोई वरीज नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। व्हेन द बिजनेस बिकम्स बिगर, जब बिजनेस बड़ा हो जाता है बच्चों, तब जाकर असली दिक्कत वहां पर अराइज होती है या असली प्रॉब्लम अराइज होती है। क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा हो गया तो आपको बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ प्रॉपर चाहिएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर चाहिएगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि एक ब्रांच ओपन करते हैं किसी और सिटी में या किसी और जगह।
और फिर उस ब्रांच को आप मेंटेन करते हैं यहां से, और वो ब्रांच इंडिपेंडेंटली या डिपेंडेंटली वर्क करता है और वर्क करके आपके लिए बिजनेस लेकर आता है। तो ये एक तरह का नया, मतलब अगर आप कहीं ब्रांच ओपन करें, समझ लीजिए उस जगह पर नया बिजनेस ही आ रहा है, ठीक है, और उस जगह से आपकी रेवेन्यू जनरेशन और ज्यादा होगी। अच्छा, ब्रांच लोग ओपन क्यों नहीं करते फ्रीक्वेंटली? क्योंकि ब्रांच ब्रांच एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है ब्रांच एक्सपेंशन में। तो ब्रांच एक्सपेंशन में अगर इतनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बच्चों, तो लोग फिर क्या करते हैं सर? कंसाइनी कंसाइनर का गेम खेलते हैं। तो उस बड़े से एक्सपेंस को बचाने के लिए ये लोग कंसाइनी कंसाइनर का गेम खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है वो कंसाइनी और कंसाइनर का गेम जो है बंद हो जाता है, फिर इनको ब्रांच मोड में जाना ही पड़ता है। तो इनको ब्रांच मोड में जाना ही पड़ता है, और ब्रांच इनके लिए अलग से इकलौता रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, इनके लिए अलग से इकलौता रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या फिर प्रॉफिट सेंटर कहलाता है। क्योंकि ब्रांच इनको अलग से प्रॉफिट कमा कर देता है, अलग से पैसे कमा कर देता है, तो ब्रांच इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या प्रॉफिट सेंटर होता है बच्चों। ब्रांच इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या प्रॉफिट सेंटर होता है। जैसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं किसी एक बिजनेस के, तो हर ब्रांच अपने हिसाब से मेंटेन होगा। उसको हेड ऑफिस मेंटेन करता है समटाइम्स, और ब्रांच समटाइम खुद को मेंटेन करता है, लेकिन ब्रांच एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वो हेड ऑफिस की ही एंटिटी होती है। वो हेड ऑफिस के बस मतलब समझ लो ना, ट्री होता है ना, ट्री के ब्रांच होते हैं, वैसे ये हेड ऑफिस के ही ब्रांच है, ठीक है, शाखाएं हैं। बैंक्स बेसिकली ब्रांचेज रखते हैं, आप देखे होंगे, ये ब्रांच, वो ब्रांच, सालकिया ब्रांच, हावड़ा ब्रांच, ये ब्रांच, फलाना ब्रांच, ढिमका ब्रांच, ऐसा चलता है। तो बेसिकली मतलब ब्रांच कहने का मतलब ये हो गया। तो ब्रांच बेसिकली ओपन किया क्यों जाता है? क्योंकि इंडिपेंडेंट किसी जगह पर आप पूरी तरह खुद सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड ढंग से होना चाहिए, इसलिए आप ब्रांच ओपन करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं अब लिखता हूं, आप देखिए जरा, ठीक है। ब्रांच, when an entity when an entity business when an entity's business is growing and it wants direct direct reach to its customer, then it can open a branch or appoint a consignee, और अपॉइंट अ कंसाइनी। आपको सभी सब कुछ दिख रहा है ठीक से? और अपॉइंट अ कंसाइनी, और अपॉइंट अ कंसाइनी। However, if business is small, however if business is small, अगर business small है तो
we can appoint consignee to sell our product and if business becomes larger, then one has to open branch. Then one has to open branch. समझ में आ गया अभी ब्रांच के बारे में कि ब्रांच क्यों ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। चलो अभी जो ब्रांच हो गए ये क्या है, ये एक तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं। अभी जो ब्रांच हो गए ये एक तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉफिट सेंटर्स हैं बच्चों। ब्रांच इज अ responsibility or profit center for an entity। एक एंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रॉफिट सेंटर हैं ये ब्रांचेस, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। तो ब्रांच के टाइप अपने देखते हैं एक बार, आओ। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांच के कितने टाइप होंगे? 2 टाइप के ब्रांच होते हैं, एक फॉरेन ब्रांच और एक होम ब्रांच। एक फॉरेन ब्रांच और एक होम ब्रांच। तो अब जब ये ब्रांच फॉरेन ब्रांच होंगे तो उनके बारे में हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, होम ब्रांच है उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। एक होगा फॉरेन ब्रांच, एक होगा होम ब्रांच। तो होम ब्रांच जो है वो होम ब्रांच 2 टाइप से ऑपरेट होते हैं। होम ब्रांच 2 टाइप से ऑपरेट होते हैं।
एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो होम ब्रांच दो तरह से मेंटेन होते हैं, एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब हम मेथड कौन कौन सा फॉलो करते हैं वो देखना है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। लिख लिया आप लोगों ने? तो जो दो ब्रांचेस हैं हमारे यहाँ, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। होम ब्रांच में दो दो टाइप्स ऑफ ब्रांच है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और हमें डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में फुल फ्लेजेडली पढ़ना, क्वेश्चंस इसी पर आते हैं, राइट? आओ, तो जो डिपेंडेंट ब्रांच हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद उनके उनमें कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट कीप कॉपिंग, लेट नहीं करना और फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है बच्चों आपने। तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूं, व्हेन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, व्हेन ऑल एडमिन practices and policies, when all admin practices and policies are managed, when all admin practices and policies are managed by, when all admin practices and policies are managed by, when all admin practices and policies are managed by head office HO, this is called dependent branch, right? This is called dependent branch. अब क्या होगा, इस डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, देखो जरा। डिपेंडेंट ब्रांच में मेथड कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे। यहां लिखो, फॉलोइंग methods, following methods are followed for accounting arrangement. तो अकाउंटिंग के लिए इनमें ये सब मेथड फॉलो होते हैं, और वो मेथड्स कौन कौन से हैं जरा देखना। जो पहला मेथड है आपका, जो पहला मेथड है बच्चों, पहला मेथड जो है वो है, इसमें तीन मेथड्स होते हैं, मैं तीनों के नाम लिखता हूं और डिटेल में बात होगी इन पर, ठीक है? तो जो पहला मेथड है बच्चों, ये है पहला नंबर मेथड, और ये है दूसरा मेथड, ये है तीसरा मेथड। तो जो मेथड वन है उसे कहते हैं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, उसके बाद डेटर्स मेथड, और उसके बाद फाइनल अकाउंट मेथड। तो अकाउंटिंग अरेंजमेंट के अनुसार जो मेथड्स हैं वो देखें। पहले डेटर्स मेथड लिखो, वो क्योंकि पहले अपने वही करेंगे, तो पहले डेटर्स मेथड लिखते हैं।
डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड, तो पहला मेथड जो हो गया वो कौन सा मेथड है? डेटर्स मेथड। दूसरा मेथड जो है वो कौन सा मेथड है बच्चों? दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरा मेथड है बच्चों फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड। तो ये टोटल कुल 3 मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। ये 3 मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। राइट। तो ये 3 मेथड हो गए बच्चों। अभी तक आपने क्या सीखा? देखो मैं प्रॉब्लम में आऊंगा और बहुत अच्छे से आऊंगा प्रॉब्लम में। उसके पहले आपने ये सीखना होगा कि एग्जैक्टली ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो ब्रांच अकाउंटिंग का एग्जैक्टली मतलब आपने समझा कि भाई हाँ, हमें एक नई स्टैब्लिशमेंट क्रिएट करनी है, लेकिन वो लीगल एंटिटी अलग से नहीं होगी, उसकी कोई अलग से प्राइवेट लीगल एंटिटी नहीं, मतलब अलग से कोई उसकी पहचान नहीं होगी। वो हमारे हेड ऑफिस का ही पार्ट होगा, हमारे मेन लीगल एंटिटी का ही पार्ट होगा। वो हमारे मेन लीगल एंटिटी का ही पार्ट होगा, अलग से कोई और लीगल एंटिटी उसकी नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है? कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं होगी, वही वो रहेगी। बस वो अलग स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा और वहां से अलग बिजनेस चलेगा। कंट्रोल सारा हेड ऑफिस का ही होगा, ठीक है? और इसके बाद पहला मेथड डिस्कस करते हैं हम लोग। मेथड 1, डेटर्स मेथड। मेथड 1, डेटर्स मेथड। ये पहला मेथड है। अभी देखो, जो मेथड हम लोग अभी फॉलो करेंगे, पहला मेथड हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, तो इस मेथड की कुछ बारीकियां हैं। और ये मेथड बहुत सिंपल है, एकदम यूज टू हो जाएंगे आप इस मेथड से। बस कुछ जो थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, उस बारीकियों को सीख लेंगे, आप यूज टू हो जाएंगे इस मेथड से, एकदम प्रॉपरली यूज टू हो जाएंगे। तो आपने ना कुछ ये नहीं सोचना है कि नहीं भैया नया चीज है या फिर कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, ठीक है? समझ रहे हैं? तो पहले मैं एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगा इसके लिए, और उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहां होता क्या है कि जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांच को एज अ डेटर ट्रीट करता है। डेटर समझते हैं? डेटर का मतलब हो गया कि उसको हम गुड्स बेच रहे हैं और क्रेडिट में बेच रहे हैं और वो मेरे को पैसे देगा। हम डेटर का मतलब बस इतना ही होता है, इन सिंपल टर्म आप लोग जानते भी, आप लोग बड़े बच्चे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो ब्रांच है वो एज अ डेटर ट्रीट किया जाएगा। किसको? ब्रांच जो है एज अ डेटर ट्रीट किया जाएगा बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच एज अ डेटर ट्रीट किया जाएगा। और डेटर ट्रीट किया जाएगा तो हमें उससे क्या मतलब है, मतलब हमको उससे क्या लेना है? हमको उससे बेसिकली प्रॉफिट चाहिए, और जो कैश, वो गुड्स हमारे बेचेगा, उस गुड्स के बदले हमें कैश चाहिए। तो जब आप किसी को एज अ डेटर ट्रीट करते हैं ना, तो आप उसकी अकाउंटिंग भी एज अ डेटर ही करते हैं बच्चों, ठीक है?
आप उसकी अकाउंटिंग भी एज अ डेटर ही करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फॉर्मेट एंड राइट सम आइटम इन इट, प्लीज ड्रॉ विथ मी एंड प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ड्रॉ होना चाहिए आपका, ठीक है। जस्ट take out your scale and pencil and all whatever you have for drawing, just draw the format and write the item which I am writing over here, okay। चलो, तो आओ हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं एकदम प्रॉपर, और आपके सारे नोट्स आप तक पहुंच जाने हैं बच्चों, आपके सारे नोट्स आप तक पहुंच जाने हैं। चलो, तो हमारा ये फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। अब मैं जैसे जैसे लिखूंगा आप उसको देखना। देखो, ये जो डेटर्स मेथड है ये हम लोग स्मॉल बिजनेस के लिए फॉलो करते हैं, राइट। तो स्मॉल बिजनेस अगर किसी कंपनी का रहेगा तो वो डेटर्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है इन केस ऑफ ब्रांच यानी इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। एंड हाउ विल इट अपीयर ये आप देख लो। जैसे इसके फॉर्मेट्स होते हैं, बस ऐसे ही आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करने होंगे। यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, और ऊपर लिखेंगे ये बुक्स कौन मेंटेन करेगा, ये बुक्स कौन मतलब ये लेजर अकाउंट बनाएगा कौन, ये बनेगा लेजर किसके बुक्स में, फटाफट बोलो किसके बुक में बनना चाहिए। ये लेजर बनेगा हेड ऑफिस के किताब में, यानी हेड ऑफिस के बुक्स में बनेगा ये लेजर, और इस लेजर को बनाएगा कौन, हेड ऑफिस का अकाउंटेंट हेड ऑफिस बनाएगा। मतलब आपको बेसिकली अपने बुक्स में जैसे डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं ना बच्चों, आपको सेम एग्जैक्टली वैसे ही आपको ब्रांच का अकाउंट बनाना है अपने बुक्स में। समझिए, हेड ऑफिस जैसे आप अपने बुक्स में डेटर का अकाउंट बनाते हैं, वैसे हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच को डेटर्स ट्रीट करके उसका अकाउंट बनाएगा। तो एक बार आप फील को समझिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आप फॉर्मेट उतार कर डायरेक्टली सवाल करने नहीं जाएंगे। आप जब तक महसूस नहीं करेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? चलो ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं, देखो जरा। ये बुक्स में बनेगा हेड ऑफिस के, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस को मैं बहुत बार एचओ ही लिखूंगा, अब पहली बार हेड ऑफिस लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस से। अगर ब्रांच कोलकाता में है तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट से, अगर ब्रांच दिल्ली में है तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट, वो जैसे जहां होगा वहां का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जैसे अगर वो हेड ऑफिस में हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच अकाउंट बना रहा है, तो अगर ब्रांच अगर कोलकाता में है तो कोलकाता का नाम, ब्रांच अगर दिल्ली में है तो दिल्ली का नाम, ब्रांच जहां पर है वहां का नाम देंगे, दिल्ली ब्रांच अकाउंट, कोलकाता ब्रांच अकाउंट, शिमला ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो वेर एवर इट इज आप वो नाम दे देंगे यहाँ पर, लाइक समझ रहे हैं। आगे बढ़ो। अब देखो, मैं एक छोटी सी बात आपसे कहता हूं, इसमें तीन चार चीजें ही आएंगी, समझना, तीन चार चीजें ही आएंगी। आप डेटर का अकाउंट बनाते हैं ना, डेटर का, तो अब डेटर्स के अकाउंट में क्या होता है, डेटर्स के अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस एंड में रहता है, और बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में आपने डेटर को जो गुड्स सेल किया रहता है ना वो रहता है, डेटर से जो गुड्स रिटर्न आया रहता है ना वो रहता है, और क्या रहता है, कैश कलेक्शंस रहता है, बैड डेट्स रहता है। तो डेटर
मैं एक बार डेटर अकाउंट आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे से आप ये डेटर का लेजर बना रहे हैं, आप ये डेटर का लेजर बना रहे हैं, समझो ये डेटर का लेजर बना रहा है। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस होता है ब्रॉड डाउन, यहाँ होता है कैरेट डाउन, राइट। अब क्या करते हैं, अगर उस आपने उधार बेचा है तो टू सेल्स, ठीक है। आपको कैश मिला तो बाई कैश या बैंक, राइट। अगर रिटर्न आया गुड्स तो बाई सेल्स रिटर्न, बैड डेट है तो बाई बैड डेट एंड ऑल, ऐसा। तो कहने का मतलब है कि ब्रांच अकाउंट, जैसे डेटर्स अकाउंट इस साइड बढ़ रहा है और इस साइड घट रहा है। गुड्स आ रहे हैं तो इस साइड लिख रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, मतलब गुड्स अगर उनको बेच रहे हैं तो इस साइड लिख रहे हैं, और पैसे वगैरह आ रहे हैं हमारे पास तो इस साइड लिख रहे हैं। एकदम सेम सेम किस्सा यहां भी होना है, और यहां पर फिर क्या होना है, देखो यहां भी वही होना है, यहां कुछ डिफरेंट नहीं है, यहां भी वही होना है। यहां भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहां भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, और यहां भी बीच में कुछ चीज लिखेंगे और यहां भी कुछ चीज लिखेंगे। और ये क्या होगा, क्या लिखेंगे वो देखो। ब्रांच में, ब्रांच के पास जो कुछ भी गया, ब्रांच के पास जो कुछ भी गया वो टू लिखकर इस साइड में लिखना है। ब्रांच को अगर गुड्स भेजा तो टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ब्रांच के पास जो कुछ भी गया वो टू लिखकर इस साइड में लिखना है, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री भी डिस्कस करूंगा थोड़ी बहुत, मैं जर्नल एंट्री भी थोड़ी बहुत डिस्कस करूंगा। मैं इसमें जर्नल एंट्री लिखकर भी डिस्कस करूंगा बच्चों, आप समझने की कोशिश करो। तो जितनी भी चीजें हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करेगा, जितनी भी चीजें हेड ऑफिस ब्रांच को सेंड करेगा वो अपने बुक्स में किसको डेबिट करेगा, ब्रांच को। वो अपने बुक्स में किसको डेबिट करेगा, ब्रांच को। देखो जैसे आप डेटर्स को कुछ भी देते हो, आपने डेटर को सेल किया, आप एंट्री क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप किसको डेबिट करते हैं बच्चों, सारे बच्चे एक साथ बोले, जो स्क्रीन के सामने बैठे प्लीज, स्क्रीन के सामने से कोई जाएगा नहीं। आप जब डेटर को सेल करते हैं देन व्हाट इज द एंट्री यू पास, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप जब जब डेटर को कुछ भी देंगे ना, आप डेटर को डेबिट करेंगे, और जब जब डेटर से कुछ भी लेंगे आप तो डेटर को क्रेडिट करते हैं। एकदम एग्जैक्टली सेम किस्सा यहां भी होना है। और यहां क्या है कि जब जब आप ब्रांच को कुछ देंगे तो ब्रांच डेबिट होगा, ब्रांच से कुछ लेंगे तो ब्रांच क्रेडिट होगा, एकदम। और कुछ कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं है। अब क्या क्या चीजें होंगी देखो, क्या क्या चीजें होंगी देखो, मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। ये है हेड ऑफिस और ये है ब्रांच, ये है हेड ऑफिस और ये है ब्रांच। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कैश देता है, सारी अकाउंटिंग किसके, मैं फिर से कह रहा हूं, सारी अकाउंटिंग किसके बुक्स में हो रही है, सारी अकाउंटिंग हो रही है हेड ऑफिस के बुक्स में। जो लेजर मेंटेन हो रहा है वो किसके बुक्स में मेंटेन हो रहा है बच्चों, वो लेजर मेंटेन हो रहा है हेड ऑफिस के बुक में। और किसका लेजर मेंटेन हो रहा है, वो लेजर मेंटेन हो रहा है ब्रांच का, वो लेजर मेंटेन हो रहा है ब्रांच का। तो हेड ऑफिस अगर मान लो ब्रांच को कैश देता है तो एंट्री क्या होगी। आप ये ना सोचो कि एकदम नई है, नए तरह का चैप्टर है, यहां पर जनरल एंट्रीज चेंज हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। आप एकदम सिंपली जस्ट ये अपने ब्रेन में बिठा लो कि हम किसी बंदे को कैश दे रहे हैं। से अगर मैं किसी बंदे को कैश दे रहा हूं तो एंट्री क्या करूंगा, दैट बंदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। से मैं आपको कैश दे रहा हूं, से मैं मान लो मैं जया को कैश दे रहा हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, जया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो जया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब मैं एंट्री पास करूंगा, तो यहां मैं ब्रांच को कैश दे रहा हूं तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां मैं ब्रांच को क्या कर रहा हूं, कैश दे रहा हूं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हम करेंगे बच्चों,
जब हम ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम ब्रांच को कैश दे रहे हैं। तो अगर ब्रांच को कैश दिया जाएगा तो एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू कैश। और ये किसके बुक में एंट्री होगी? सब कुछ हेड ऑफिस के बुक में एंट्री होगी। इससे पहली एंट्री हमने कर ली, सीख ली। अब अगर मान लो अब अगर मान लो हम ब्रांच को गुड्स भेज रहे हैं, आप डेटर्स को गुड्स सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हो? आप डेटर्स को गुड्स सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हो? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अगर हम ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। जैसे आप कंसाइनमेंट में गुड्स सेंड करते तो एंट्री क्या कर देते? कंसाइनमेंट टू डैश 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 अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो वैसे ही हम ब्रांच को गुड्स भेज रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो अगर मान लो एचओ ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो वैसे ही हम कोई भी चीज अगर ब्रांच को देंगे तो हम ब्रांच को डेबिट करेंगे और जो आइटम जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। से अगर ब्रांच मान लो इसको कैश दे रहा है, हेड ऑफिस को कैश दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी? हेड ऑफिस अपने बुक में करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो आप थीम समझ पा रहे हैं बेसिकली? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस फॉर्मेट में मैं डेटा डालता हूं। आप स्टार्ट कहां से करेंगे? आप डेटर्स मेथड, ये एट कॉस्ट वाला मेथड है, एट कॉस्ट। आप इसको यहां लिख लो, मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपी, यहाँ रुपी, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपी, यहाँ रुपी। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और इसमें ऑल ओपनिंग एसेट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नाम लिख देता हूँ उसमें, तो आपके वो ना ठीक से आपको समझ आएगा। सारे एसेट्स जिनका ओपनिंग बैलेंस है वो लिखना होगा। से डेटर्स, स्टॉक, डेटर्स स्टॉक, पेटी कैश, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है। तो जब भी आप सम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ सारे एसेट के ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे। अगर मान लो कोई लाइबिलिटी की ओपनिंग बैलेंस हो गई, कोई भी लाइबिलिटी है और उसका ओपनिंग बैलेंस है, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, तुम सबसे अच्छे बच्चे और तुम पढ़ाई में एकदम अव्वल बच्चे, तो तुमको पता है कि लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो है भैया क्रेडिट साइड आता है। मुझे किसी बच्चे का जवाब आया कि भैया लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। आओ, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
और भी अगर कोई लायबिलिटी हुई तो उनका ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा। ठीक है, ये यहां नहीं करना। चलो, तो ये फाइनल कॉलम में हम लोग लिख देंगे। अब हमने ओपनिंग बैलेंस का काम कर लिया। मैं क्या करता हूं कि इसी चीज को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस भी हमें सेम चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस भी हमें सेम चाहिए, मतलब सेम का मतलब है कि सेम आइटम्स रहेंगे क्लोजिंग बैलेंस में भी। क्लोजिंग बैलेंस में भी सेम आइटम रहेंगे बच्चों। चलो, तो क्लोजिंग बैलेंस में जो आइटम होंगे वो कौन कौन से होंगे देखना जरा। आइटम्स तो यही रहेंगे, बस आइटम्स तो यही रहेंगे बच्चों। बस आपने ना उनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो लिखना है, ईयर एंड का बैलेंस लिखना है। उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपको लिखना है, ईयर एंड का बैलेंस लिखना है। एक छोटी सी चीज़ है जो फॉर्मेट में मैंने छोड़ दी है, वो है ये लेजर, इसमें डेट रहेगा और डेट का कॉलम मैंने डाला नहीं है, तो मैं डेट का कॉलम एक बार डाल देता हूँ। वेट, आप एक बार डाल लीजिएगा डेट का कॉलम। मेरे से डेट का कॉलम टूट गया, मिस हो गया। ठीक है, तो एक डेट का कॉलम डाल लेते हैं। ये डेट का कॉलम हो गया, एंड हियर ऑल्सो वी कैन पेस्ट द डेट का कॉलम। तो यहाँ भी मैं पेस्ट कर देता हूँ डेट का कॉलम। ये डेट का कॉलम हो गया। नाउ इट्स ऑल राइट, फाइन। ये हो गया डेट का कॉलम। ठीक है, चलो, तो एक छोटा सा कॉलम छूट गया था हमारा, वो है डेट का कॉलम। वो मिस हो गया, मेरे को ध्यान आया नहीं, मैं नीचे चला गया था उसमें समझाने के लिए आपको, तो वो ध्यान नहीं आया। अच्छा, ये कौन से डेट में रहेगा, तो ये ओपनिंग डेट, ये ओपनिंग डेट और ये भी ओपनिंग डेट। सही है, ये ओपनिंग डेट और ये भी ओपनिंग डेट। तो ये कौन सा डेट रहेगा, ये क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट होगा फिर। और यहां पर टू बैलेंस बीडी की बजाय क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। अब समझ आ रहा है। उसके बाद सेम वो जो ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरे को नीचे भी चाहिए, सेम क्लोजिंग बैलेंस हमें नीचे भी चाहिए, तो हम इस क्लोजिंग बैलेंस को नीचे भी ले आते हैं। इस क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग नीचे भी लेकर आते हैं। कॉपी, और हमने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। चलो, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस नीचे भी आ गया। ठीक है, नाउ इट्स ऑल राइट, फाइन। और यहाँ ये चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, ये होगा टू बैलेंस सी डी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं, बोलो, अब ठीक लग रहा है ना ये फाइनल बैलेंस यहाँ आ गए। आपने समझ आ रहा बढ़िया से। चलो, उसके बाद अब क्या होगा, मैं डिटेल लिख देता हूँ, आप अच्छी तरह फॉलो कर लें उसे।
उसके बाद अगर मान लो गुड्स जाता है कहाँ से, हेड ऑफिस से ब्रांच में, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गुड्स सेंट बाई एचओ, सेंट बाई एचओ टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को सेंड किया, एचओ ने ब्रांच को सेंड किया, ठीक है। तो एचओ अगर ब्रांच को सेंड करता है तो हम एंट्री क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सही है। ये वाली लाइन थोड़ी छोटी हो गई है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्चुअली इसमें लिखा नहीं जा रहा था, थोड़ा छोटा हो गया था, और यहाँ कुछ इस तरह, तो अब ये आ गया, ये रुपी आपका यहाँ आ गया और ये डिलीट कर दो, नाउ इट्स ऑल राइट, ठीक है। रुपी रुपी, डेट पर्टिकुलर्स रुपी रुपी, ठीक है, ये इस साइड वाला थोड़ा छोटा हो गया। अब अगर मान लो ब्रांच, अब ब्रांच, अब अगर मान लो ब्रांच को हेड ऑफिस से कैश मिलता है, ब्रांच को हेड ऑफिस से कैश मिलता है, तो एंट्री क्या होगी, आपको बताया था, आप किसी को कैश देंगे, एंट्री क्या करेंगे, दैट पर्सन अकाउंट डेबिट टू, दैट पर्सन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच को कैश दे रहा है तो एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस के बुक में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो यहां लिखो टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या फिर टू कैश अकाउंट। तो अगर या तो कैश रिसीव्ड या कैश रिसीव्ड बाई ब्रांच, या तो ये लिखेंगे, और या फिर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस के लिए लिखेंगे, यानी कि कोई भी एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस। अगर मान लो यहां क्या होता है, ब्रांच के एक्सपेंसेस को हेड ऑफिस पेमेंट करता है, तो ब्रांच के एक्सपेंसेस को अगर हेड ऑफिस पेमेंट करा तो हेड ऑफिस एंट्री क्या करेगा, उसके लिए कैश देगा उसको, मतलब अरे आपका मैं खर्चा पेमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, मैं आपको कैश दे रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, यही तो वही होगा, आप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या आप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे हाँ भाई एक्सपेंस पेमेंट हो रही है हमारी, ठीक है। अगर मान लो पेटी एक्सपेंसेस यानी पेटी कैश रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब होता है सेंड करना, रेमिटेड बाई एचओ टू ब्रांच, एचओ टू ब्रांच। अगर मान लो एचओ ने सेंड किया ब्रांच को कोई पेटी कैश, तो भी उसको इसी हेड में लिखना है, तो भी उसको इसी हेड में लिखना है बच्चों, समझ गए। आगे बढ़ूं मैं, चलो अभी देखना उसके बाद क्या होगा, कुछ अदर चीजें जो होंगी हो सकती हैं आए इसमें, ठीक है। फिलहाल ये आपको इतना जो दिख रहा है यही मेन चीज है जो इसमें आती है, कुछ अदर चीजें हो सकती हैं, हो सके आए तो आए, नहीं तो ये मोर देन एनफ है, ठीक है, इस डेबिट साइड में। और कुछ हो सकती है छोटी मोटी कुछ चीजें हो जो ब्रांच का हेड ऑफिस पेमेंट वगैरह करे। उसके बाद बाई, उसके बाद बाई, अब आपने क्या करना है, अब
अगर मान लो ब्रांच गुड्स रिटर्न करता है, ब्रांच अगर गुड्स रिटर्न करता है तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच, बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ये क्या है, रिटर्न्ड बाई ब्रांच टू एचओ, रिटर्न्ड बाई ब्रांच टू एचओ, यानी ब्रांच एचओ को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो होगा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अगर मान लो डेटर से कलेक्शन होता है, डेटर से कलेक्शन होता है बाई कैश या बाई बैंक, तो डेटर से कलेक्शन होकर हेड ऑफिस को कैसा पैसा जाना, या फिर डेटर से कलेक्शन होकर, या फिर डेटर से कलेक्शन होकर हेड ऑफिस को पैसा जाना, या फिर ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस को कुछ रेमिट कर रहा है, इस आइटम के लिए एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस के बुक में, ब्रांच के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मतलब सिंपल सोचना है, एकदम प्लेन सोचना है कि आप ब्रांच से पैसा ले रहे हैं, आप ब्रांच से पैसा ले रहे हैं बच्चों। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना, आप ब्रांच से पैसा ले रहे हैं। ठीक है, चलो एंट्री देखना फटाफट। तो जितने भी पैसे आएंगे कैश, आइदर कैश सेल्स या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो सारे पैसे कहां जाने हैं, वो सारे पैसे जाने हैं ब्रांच से हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस जो एंट्री करेगा वो करेगा पैसों को रिसीव करने की एंट्री। बात आपको समझ आ रही, पैसे को रिसीव करने की एंट्री। आप पैसे को रिसीव करने की एंट्री क्या करते हैं, से आई हैव रिसीव्ड 10 lakhs फ्रॉम जया, तो व्हाट दी एंट्री वुड बी। अब जो लोग भी, जिन लोगों ने कोर्स पाई किया है वो लोग देख रहे होंगे, बोलेंगे भैया जया जया किसका नाम ले रहा है, जया बच्ची है और पढ़ने में ठीक है लेकिन पढ़ाई कम करती है। अब उसके नंबर कितने आ रहे हैं वो तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। चलो, तो कैश सेल्स, जो भी कैश सेल से पैसे आएंगे वो जाएगा किसको, हेड ऑफिस को। ठीक है, कैश सेल से आने वाले सारे पैसे हेड ऑफिस को जाएंगे, और कलेक्शन फ्रॉम जो डेटर होगा ना, वो भी सारे पैसे बच्चों हेड ऑफिस को जाएंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बात आपके समझ में आ रही है, बहुत पते की बात है, बात समझ लो एकदम। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये दोनों पैसे हेड ऑफिस में जा रहे हैं। ठीक है, और मैं थोड़ी थोड़ी जगह यहां पर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं अभी वो कुछ और आइटम्स हैं जो इसमें आने हैं, मैं उसको बताऊंगा नहीं, लाइक अब नॉर्मल लॉस वगैरह अभी नहीं बता रहा। जब वो आइटम इसमें दिखेंगे मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूं, बाई लिखकर, आप भी आकर वहां पर लिख लेना। कुछ आइटम्स हैं जो आएंगे बाद में, तो जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, इसलिए मैं लिखूंगा। जब तक नहीं आ रहा तब तक ये छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्लोजिंग बैलेंस डाल लिया। ठीक है, डाल लिया। अब आप करेंगे क्या, आप डेबिट को क्रेडिट को जोड़ेंगे और डेबिट को घटाएंगे। आप क्रेडिट को जोड़ेंगे और डेबिट को घटाएंगे। तो आप जैसे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना वहां पर, वैसे ही प्रॉफिट या लॉस आप यहां निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट या लॉस आप यहां निकालेंगे। तो अगर मान लो इस साइड आया, इस साइड अगर ये आया तो अगर मान लो इस साइड बैलेंस आपको दिखा तो होगा टू जनरल पीएल, टू जनरल पीएल, और ये प्रॉफिट होना है। और अगर इस साइड आया तो बाई जनरल पीएल और ये लॉस होना है। ठीक है, तो अब आप समझ गए, आपको पूरी तरह से ये समझ आ गया। ये
स्क्रीनशॉट इसका आपको चला जाएगा। तो एक ये पहला इंट्रो क्लास था और ये छोटा क्लास रखा है मैंने, क्योंकि पहला क्लास आप थोड़ा सा करो, छोटा क्लास रहेगा और आपको समझ भी आएगा। मैं इससे आगे बढ़ूंगा और फटाफट अपने क्लासेस खत्म करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो आप जितने लोग भी हैं फटाफट जुड़ो, अभी फटाफट जुड़ो, एकदम क्विकली जुड़ो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बटेगा तभी ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान इकट्ठा करके रखोगे ना तो फिर ज्ञान कभी नहीं बढ़ेगा, याद रखना ये बात, ठीक है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करते रहो। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया बच्चों। अब इसके बाद के क्लासेस कम से कम होंगे तो 1 घंटे 50 मिनट के होंगे या 2 घंटे के होंगे या फिर 1 घंटे 50-40 मिनट के तो होंगे ही होंगे। आप एकदम कैलकुलेटर पेन पेंसिल के साथ स्क्रीन पर रेडी रहा करो और प्रॉपर प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।